बारे में कह रहे थे कि लौट चुका है। इसके लिए क्या नीतीश कुमार को क्रेडिट देना उचित रहेगा? पहले क्रेडिट पे बात कर लेते हैं, फिर चुनाव के सामने। और क्या सच में इंडिया गठबंधन जो है एनडीए को अपने रणनीति के आधार पर मात दे पाएगा? हम तमाम बातचीत करेंगे, लेकिन क्रेडिट की जहां तक बात आती है, कुछ राजनीतिक पंडितों का यह मानना है जो जिन्होंने इसकी पटना से शुरुआत करी थी, वो अब इसमें धीरे धीरे सफल होते दिख रहे हैं। जिम्मेदारी क्या होगी, क्या वो मानेंगे नहीं मानेंगे, उनकी विश्वसनीयता क्या है, ये सब तमाम सवाल तो हैं ही हैं। नहीं, देखिए आशीष भाई, ये बात तो मानना पड़ेगा कि जो चीज हवा में लग रही थी कुछ महीने पहले तक कि विपक्षी गठबंधन नहीं हो सकता, वो हो रहा है। इसकी क्रेडिट तो नीतीश कुमार को जाएगी। देखिए 2014 और 2014 में तो यूपीए लड़ा था, लेकिन 2019 में ऐसा कोई ऑर्गेनाइज बड़ा मतलब बहुत प्लान तरीके से कोई गठबंधन हो वो नहीं था। ठीक है, लेकिन 2024 में अब बीजेपी को ओपन पिच मिलने नहीं जा रही। विपक्ष कह रहा है हम मिलेंगे, लड़ेंगे, हार जीत तो जनता तय करेगी ना, बीजेपी थोड़ी तय करेगी, एनडीए थोड़ी तय करेगा कि इंडिया गठबंधन हार जाएगा या जीत जाएगा। या एनडीए गठबंधन हार जाएगा या जीत जाएगा, या जनता तय करेगी। हवा में अब चीजें नहीं है। विपक्ष धीरे से ही सही बट यूनाइट हो रहा है, और अगर यूनाइट हो रहा है तो इसकी क्रेडिबिलिटी, इसका क्रेडिट तो भाई 100% नीतीश कुमार जी को जाता है। विनय सर भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। विनय सर, बहुत बहुत स्वागत करके साफ इनकार कर दिया आपके साथ आने से। लालू प्रसाद का जवाब था कि उनको बुलाने कौन गया, वो मतलब देखिए लालू एकदम मतलब पुराने अंदाज में लालू प्रसाद नजर आए। मायावती को माइनस कर दिया गया है इसमें, मतलब मान लिया गया है। मनाने की कवायद अभी भी होगी। आपको लगता है ऐसा कि मायावती मानेंगी? उनकी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि रही है और जिस तरह से उनका राजनीति करने का अंदाज रहा है, क्या विपक्ष के लिहाज से उस राजनीतिक एक तरह से आप कहें तो उसमें फिट बैठते हैं क्या मायावती, अभी वर्तमान राजनीति को देखते हुए, विपक्ष की राजनीति को देखते हुए? अगर विपक्ष की राजनीति में अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश में मायावती जी को 2022 के चुनाव में 12.88% मत मिले थे। अब आप सोचिए पूरे इंडिया में उनको लगभग 4%, पौने 4% मत मिला 2019 के चुनाव में, और 2014 के चुनाव में 4 पॉइंट समथिंग 4.5% मत मिला पूरे इंडिया लेवल पे। आप समझिए अगर विपक्षी गठबंधन के पास उत्तर प्रदेश में 13% मत बढ़ जाए और पूरे भारत में 3 से 3.5 से पौने 4% मत बढ़ जाए, तो उसकी विजय की जो या उसकी जो मजबूत होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब लेकिन सत्य यह है कि जो इंडिया गठबंधन है वो ये भी नहीं दिखाना चाहता कि हम आपके पीछे नतमस्तक हो जाएंगे और जैसा आप चाहती हैं हम वैसा ही करेंगे, ऐसा इंडिया गठबंधन नहीं दिखाना चाहता है। क्योंकि बहन तो क्या आपको लगता है, एक और सवाल सर, बीच में टोकना चाहूंगा, आप अपनी बात जरूर पूरी करिएगा सर। क्या पोस्ट पोल अलायंस के बाद ये संभव, पोस्ट पोल अलायंस मायावती से संभव हो सकता है? मतलब चुनाव वो अकेले लड़े और उसके बाद विपक्ष को वो समर्थन कर दें अगर सीटों की जरूरत हो, क्योंकि अभी भी देखिए बसपा मजबूत स्थिति में है लोकसभा में। नहीं, ये तो संभव है। पोस्ट पोल अलायंस में अगर बीजेपी या एनडीए पूर्ण बहुमत में नहीं आती है तो बचे सारे लोग सब मिल करके सरकार बनाएंगे, उसमें बहन जी भी शामिल होंगी। बहन जी फिर ये नहीं कहेंगे कि हम सत्ता में नहीं रहेंगे और अब तो हम अकेला चलेंगे। लेकिन वो ये है, अभी जो मेरा मानना है कि बीएसपी अपने ट्रांसफॉर्मेशन एज में, सत्ता परिवर्तन हो रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो एक कारण ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहती है। वो पहले अपनी तैयारी करे। आप देखेंगे राजस्थान में भी उनकी तैयारी चल रही है, मध्य प्रदेश में भी उनका उत्तराधिकारी जो उनका भतीजा है आकाश आनंद, वो लोग प्रयास कर रहे हैं अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए। तो भारतीय बीएसपी जो है अब ये कोशिश कर रही है कि पहले अपनी पार्टी को खड़ा कर लिया जाए। राजनीति में तभी आपकी बात महत्व होता है जब आपका अपना वोट आपके साथ कितनी बड़ी मात्रा में जुड़ा हुआ है। तो बीएसपी एक कोशिश ये कर रही है। हालांकि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम की तरह बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है और बीजेपी को फायदा देगी। मैं इससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं रहता। हमें लड़की के बारे में तपास जो देख रहे हैं, इसीलिए आप दोनों मेहमान जब होते हैं तो एक स्वस्थ चर्चा की तरफ हम बढ़ते हैं। जो अभी बात विनय सर ने कही कि अगर मायावती को माइनस भी कर दिया जाए और मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश से कहीं से चुनाव लड़ते हैं और चंद्रशेखर के साथ कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए यहां एज मिलता दिख जाएगा। मायावती कोई बड़ा फैक्टर तब नहीं रह पाएंगे। आप मानते हैं इसे? नहीं, मायावती उत्तर प्रदेश में हमेशा बड़ी फैक्टर रहेंगी।
और कम से कम अभी आने वाले समय में हमेशा रहेंगी। दलित, देखिए दूसरी पार्टी के लिए, दलितों के लिए दूसरी पार्टी, मतलब मान लो ब्राह्मणों के लिए कोई नेता है तो वो नेता है, ओबीसी के लिए वो नेता है, दलितों के लिए बहन जी नेता नहीं है, बहन जी उनके लिए भगवान है, भगवान। ये अंतर आपको समझना होगा, और उसका स्थान खड़गे भी नहीं ले सकते और चंद्रशेखर भी नहीं ले सकते। जीरो में कितने भी जीरो जोड़िए वो शून्य रहेंगे। कर्नाटका में खड़गे जी की बहुत ज्यादा राजनीतिक हैसियत नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो मैं उनकी मानता ही नहीं। कर्नाटका में कांग्रेस ने कब कितने बार दलित को मुख्यमंत्री बना दिया, खड़गे जी को कभी बनाया मुख्यमंत्री? कर्नाटका में वो एक बड़े नेता नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो बात ही नहीं है। बहन जी जहां खड़ी होंगी उनका कोर वोटर उनके साथ रहेगा। इस बात को कम से कम उत्तर प्रदेश में तो स्वीकार ही करना पड़ेगा। इवन देन मैं पूरे भारत की बात करता हूं, जो उनको वोट मिलता है उनका कोर वोटर, उनका वोट में क्षरण हुआ है क्योंकि वो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है। जिस दिन वो राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगे, बीजेपी तक से दलित वोटर निकल करके वो बहुजन समाज पार्टी में आ जाएगा। न केवल दलित वोटर आएगा, दलित नेता भी आएंगे। आशीष जी ये बात ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं इस बात। संजोते हुए पिड़ोते हुए ये तीसरी बैठक हो रही है, सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं आलोक सर? नहीं, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एक दूसरे के पैर के ऊपर पैर ना रखें, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। अब जैसे आम आदमी पार्टी है, अब बिहार में पैर के ऊपर पैर रखने जा रही है ना, छत्तीसगढ़ में वो चुनाव लड़ेगी, बिहार में चुनाव लड़ेगी, फिर मुंबई में साथ बैठेगी, तो क्या देश को आप क्या संदेश देंगे? तो ऐसे जैसे आम आदमी पार्टी ऐसा निर्णय कर रही है या ऐसे दल, ये इंडिया गठबंधन के लिए फिर उसके जो सम्मान क्रिएट कर रही है इंडिया गठबंधन। देखिए इस बात को तो मानना पड़ेगा ना कि इंडिया गठबंधन सम्मान क्रिएट कर रही है। कोई आप उसे मजाक में नहीं ले रहा कि इंडिया गठबंधन बोले हाँ ठीक है। इंडिया गठबंधन एक सीरियस चैलेंजर है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा, कोई भी कुछ भी कहे। लेकिन जब आम आदमी पार्टी जैसे लोग जब स्टैंड लेते हैं, अलग अलग जगहों पर अगर चुनाव लड़ेंगे, अगर ममता बनर्जी कहती है कि बंगाल में बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम एक है, बंगाल में हम अलग लड़ेंगे, हमारे तो शत्रु है, राजनीतिक शत्रु है कांग्रेस, और बंगाल के बाहर आपकी राजनीतिक मित्र हो जाती है कांग्रेस, तो जब इस तरह का स्टैंड लेंगे ये, तो उससे इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा नुकसान है। ये लोग पहले इस मामले में अगर मुंबई में कुछ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना ले और मीडिया में बयान ना दे कम से कम, तो शायद फिर इंडिया गठबंधन और बेहतर गति से चल पाएगा। जो अभी 60 की स्पीड में गठबंधन चल रहा गति, वो 120 की गति से वो चल सकता है। इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ी चुनौती यही है। आशीष देखिए जब भी बात होती है तो लोग कहते हैं मोदी बनाम हूं, राहुल गांधी बनाम हूं, मोदी के सामने राहुल गांधी, मोदी के सामने, एक व्यक्तिवाद की तरफ बढ़ रहा है डेमोक्रेसी। ये इससे आप सहमत हैं या नहीं है? आशीष जी, डेमोक्रेसी में हमेशा रहा एक लीडर होता है, और अभी जब इंदिरा गांधी थी तो कई लोग कहते थे इंदिरा गांधी के सामने कौन, इंदिरा का कांग्रेस नहीं कहती थी क्या, जवाहरलाल नेहरू जी के सामने कौन, अटल बिहारी वाजपेयी के सामने कौन। तो जब भी एक नेतृत्व उभर के आता है, ये देखिए जहाज कितना भी चौड़ा क्यों ना हो, आगे आके बिल्कुल पतला हो जाता है। नेतृत्व में भी वो शार्पनेस होती, किसी एक नेता के नेतृत्व में तो चुनाव जाएगा ना देश की, वो नेता भाई प्रधानमंत्री तुमसे तुलना होगी। इंदिरा गांधी के समय में भी कांग्रेस कहती थी कि विपक्ष में कौन है भाई इंदिरा गांधी के बराबर लड़ने के लिए, कौन इंदिरा गांधी से बेहतर हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं था, ऐसे नेतृत्व तो हमेशा आएंगे। अब मान लीजिए अगर खड़गे जी प्रधानमंत्री हो जाए और वो देश को 10 साल बहुत अच्छा चलाए, तो कांग्रेस कहेगी या इंडिया गठबंधन कहेगा कि खड़गे जी ने इतना अच्छा काम किया, खड़गे जी के सामने कौन। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसमें कोई व्यक्तिवाद नहीं होता है। ये दुनिया के हर उसमें होता है, जहां पर भी डेमोक्रेसी होती है नेता का नाम भी होता है। डेमोक्रेसी एक इंस्टीट्यूशन, एक विचारधारा है, लेकिन विचारधारा में एक नेतृत्व भी होता है, उसका एक अपना महत्व होता है। रहेगी बात ये कि जैसे कि सब लोग विपरीत भी लड़ेंगे और साथ भी रहेंगे, लोकतंत्र की खूबसूरती है। और उदाहरण दिया गया उड़ीसा का, पटनायक जी का, वो केंद्र की सत्ता में भागीदार नहीं है, वो कभी कभी राज्यसभा में सहयोग दे देते हैं, उसके सिवाय वो उसके पार्टनर नहीं है। वो एनडीए का अलायंस अभी तक, जहां तक मेरी जानकारी में, वो एनडीए में नहीं है। इंडिया गठबंधन एक ऑर्गेनाइज्ड गठबंधन बन रहा है, प्लान्ड गठबंधन बन रहा है। इस प्लान्ड गठबंधन में जो उसके प्रमुख घटक दल हैं, उनको यूनिटी न केवल मुंह से कहनी होगी, बल्कि अपने आचरण से भी सिद्ध करना होगा, तब देश की जनता भरोसा करेगी। अभी मैं इंडिया गठबंधन की एक बाइट सुन रहा था, उसमें शायद चौहान साहब ने एक बात कही
और वो बात मैंने बिहार तक में भी बहुत बार कही कि इंडिया गठबंधन सिर्फ मोदी को हराने तक सीमित न रहे। आज उन्होंने कहा ये बात, उन्होंने कहा कि हम अब पॉजिटिव विकल्प लेकर के आएंगे, पॉजिटिव उद्देश्य से लेकर के आएंगे। यानी अब जो इंडिया गठबंधन मुंबई में होने जा रही है इसकी मीटिंग, अब वो ये बताने जा रहे हैं कि अगर बीजेपी को जनता नकार देती है, एनडीए को जनता नकार देती है, तो हम देश को कैसे आर्थिक, राजनीतिक या सैन्य रूप से आगे लेकर के जाएंगे। मुंबई में ये बात अब निकल के आने वाली है कि जो इंडिया गठबंधन है वो ये बताने जा रहा है कि देश में अगर जनता उन पर भरोसा करती है तो देश को कैसे चलाने वाले हैं। और मैं इसे इंडिया गठबंधन का पॉजिटिव मूव मानता हूं। ये सकारात्मक, मुझे लगता है कि इस टिप्पणी से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, रह चुके हैं, वो भी खफा हो सकते हैं। महत्वाकांक्षा त्यागना सबसे बड़ी चुनौती है। और क्या मानते हैं आलोक सर कि इस बैठक में उस महत्वाकांक्षा पर भी बात होगी, क्योंकि यहां से अब जो चुनावी रुख अख्तियार करने जा रहा है देश, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, और देखिए इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कमी हो गई और विपक्ष से अपनी उपलब्धि बता रहा है कि भाई हमने दो बैठक करी, 200 रुपए दाम कम हो गए। कैसे देखते हैं इसे? और यह महत्वाकांक्षा सबसे ज्यादा जो है वो इन तमाम चेहरों को जिनका विनय सर ने जिक्र किया, उन सबको अपनी महत्वाकांक्षा कम करनी होगी अगर सही मायने में एनडीए को चुनौती देनी है तो। आशीष जी, मुझे पुरानी इंडियन क्रिकेट टीम याद आ गई विनय सर की बात में, जहां सचिन भी होते थे, द्रविड़ भी होते थे, गांगुली भी होते थे, और शुरुआत में शायद कपिल देव रिटायरमेंट वो भी होते थे, और फिर छोटी सी टीम से हार जाते थे। इतने बड़े बड़े चेहरे होते थे। यही एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़े चेहरों को मिलाकर के टीम भावना बनाना कठिन है। टीम भावना से एक बड़ा चेहरा। लेकिन मैं क्रिकेट की भाषा में ही आपसे भी जवाब चाहूंगा। सचिन तेंदुलकर महान खिलाड़ी होते हुए उन्होंने जी, मेरा मानना है मनमोहन सिंह वाकई बहुत देश के लिए जौहरी थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। 10% की मनी इन्फ्लेशन के साथ 9.4% की मनी इन्फ्लेशन के साथ छोड़ गए थे देश को। तो इसलिए मनमोहन सिंह अगर जौहरी थे तब तो बहुत बढ़िया बात है, इंडिया ऐसे जौहरी खोजते रहे। और 2004 की भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, 2024 की भारतीय जनता पार्टी से पाला है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ऑर्गेनाइज चुनाव लड़ती है उससे, और मोदी के नेतृत्व में लड़ती है। 10 साल के बाद उस तरह की एंटी इनकम्बेंसी मुझे भारत में नहीं दिखाई देती है सत्तारूढ़ दल के खिलाफ। तो बगैर एंटी इनकम्बेंसी के इंडिया गठबंधन जा रहा है चुनाव लड़ने, और अपना एक नेता भी नहीं बता पा रहा। सब लोग मिल करके एक साथ चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। बिहार में अरविंद केजरीवाल अलग लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में अलग लड़ेंगे, केंद्र में साथ में लड़ेंगे, और सब बहुत बढ़िया है। तो फिर सब बढ़िया है तो ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। ये सब लोकतंत्र की खूबसूरती ही है। तो चुनाव में फिर जो जीतेगा वो देखा जाएगा। देखिए आशीष जी, ना विपक्ष अपना नेतृत्व बता पा रहा है, ना विपक्ष यूनाइट इस तरह से दिखाई दे पा रहा है जिस तरह से सत्तारूढ़ दल के पास नेता भी है, यूनिटी भी है, गठबंधन भी है। आपको उससे लड़ना है तो अपने आपसी मतभेदों को कम करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी के नाम पे मतभेदों को जिंदा नहीं रख सकते बड़ी मात्रा में आप, कि लोकतंत्र की खूबसूरती है। बात से आपकी बातों से चेहरा कौन हो सकता है आलोक सर? विनय सर ने तो स्टैंड क्लियर किया इनकी नजर में कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते। मैंने बिहार तक में परसों एक प्रोग्राम में कहा था कि खड़गे जी न केवल कन्वीनर हो सकते हैं, बल्कि भारत अगर कांग्रेस सत्ता में आती है या इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है और कांग्रेस की शक्तिशाली होती है तो खड़गे जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। ये मैंने परसों के एक प्रोग्राम में बिहार तक में ही कहा है। तो खड़गे जी भारत के प्रधानमंत्री की संभावना आप मान के चलिए कि सोनिया गांधी जी स्वास्थ्य कारणों से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, और राहुल गांधी जी वैसे भी बहुत इच्छुक नहीं है, उनमें बहुत सहमति नहीं, बहुत सारे पार्टियां उनके नाम पे प्रधानमंत्री के नाम पर सहमत नहीं होंगे। तो खड़गे जी प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, और जो गांधी परिवार है वो इस देश का सबसे शक्तिशाली परिवार हो जाएगा। वैसे ही जैसे 2004 से 2014 तक सबसे शक्तिशाली परिवार था, जहां सोनिया जी के बगैर मनमोहन सिंह जी साइन नहीं करते थे। और मनमोहन सिंह जी के विषय में एक बात और बता दूं, ये जो 3 काम बताए हैं ये तो याद रखे ही जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे, लेकिन मनमोहन सिंह का एक बयान और याद रखा जाएगा कि इस देश में अगर किसी का सबसे बड़ा अधिकार है संसाधनों पर तो माइनॉरिटीज का है, स्पेशली मुस्लिम का है। इस बात के लिए मनमोहन सिंह जी हमेशा याद रखे जाएंगे। तुष्टीकरण इस लेवल तक मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस पार्टी लेके गई थी जहां वो ओपनली कहते थे कि सारा अधिकार या सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है।
ठीक है, इसके अपने तर्क हो सकते हैं। बिहार के संदर्भ में ये बयान चूंकि माफ करिएगा, ये परसेप्शन जो है ये भी एक तरह से धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहा है और बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि अगर नीतीश कुमार सक्रिय रूप से यहां उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, कोई बड़ी भूमिका तय होती है, तो बिहार की राजनीति से अगर उनका ध्यान कम होता है, तो इधर लालू प्रसाद का एक नजर तेजस्वी पर भी है, तेजस्वी की ताजपोशी पर भी है, जो कि अभी फिलहाल धीरे धीरे वो मामला कम गया है। लेकिन एक समय ऐसा था जब आरजेडी के 3-4 नेता दिन भर में 2-3 बार ये बयान देते थे कि अब तेजस्वी शपथ ले रहे हैं, दिवाली के बाद शपथ ले रहे हैं, होली के बाद शपथ ले रहे हैं, नीतीश कुमार सत्ता सौंप देंगे। क्या इस बात की चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ेगी? आलोक सर। अभी तो मुझे लगता है कि लालू यादव ने साथ कुछ दिन पहले बयान दिया है कि अब जनता की भावना है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो नीतीश कुमार तुरंत एक झटका दिया, बोला अब हमें संयोजक बनना ही नहीं है। अच्छा, अगर नीतीश कुमार संयोजक ना बनेंगे तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, बिहार की सीट कैसे खाली होगी मुख्यमंत्री की? तो नीतीश कुमार ने लालू यादव जी को भी एक झटका दे दिया है कि हमें संयोजक नहीं बनना, अगर हम संयोजक नहीं बनेंगे तो मुख्यमंत्री रहेंगे। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं। जैसे